तो क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन लेके आ गई हूँ क्लास 12th का सॉल्यूशन का पार्ट 2, जिसका आप सबको एकदम बेसब्री से इंतजार होगा। पता है भाई, सॉल्यूशन चैप्टर है ही इतना इंटरेस्टिंग कि मैंने पार्ट 1 डाला नहीं, आपको पार्ट 2 तुरंत चाहिए ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग पार्ट 2 में जितने टॉपिक्स हम लोग को कवर करना है फटाफट शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 में सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग को समझना होगा सॉल्युबिलिटी है क्या। ठीक है, तो हम लोग देखो, solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in the specific amount of solvent। अब देखो solubility क्या होता है, जो भी हमारा सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो कितने मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, उसी को हम लोग solubility कहते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है पूरा, ठीक है, अब उसमें हम सॉल्ट 1 चम्मच डाल रहे हैं, 5 चम्मच डाल रहे हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट मान लो एक ग्लास वाटर में ज्यादा से ज्यादा 10 चम्मच हमारा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। क्या उससे ज्यादा फिर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब आप ज्यादा सॉल्ट डाल दोगे ना, तो आप देखना नीचे साइड जाके सॉल्ट बैठने लगेगा, वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। तो सॉल्युबिलिटी हमारा यही टर्म है कि सब्सटेंस कितने मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। स्पेसिफाइड अमाउंट क्या होता है सॉल्वेंट का डिसॉल्व करने का, सोल्यूट को। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, The solubility of any type of solution is depend upon nature of solute, nature of solvent, temperature, pressure. If solution is in the gaseous phase, तो बच्चों देखो solubility किसी भी type of solution का depend किस पे करता है, nature of solute पे, nature of solvent, मतलब solute किस nature का है, solvent किस nature का है, फिर उसके temperature पे भी depend करता है, और pressure पे तब depend करता है जब वो gaseous phase में हो। मतलब जैसे हम लोगों ने सॉल्यूशन में बहुत सारे टाइप पढ़े, देखो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, जिसका मैंने एग्जांपल भी दिया था। हमारे अगल बगल वाले एयर हमारे गैसियस सॉल्यूशन होते हैं। तो वैसे ही प्रेशर पे कब डिपेंड करेगा, जब सॉल्यूशन गैसियस फेज में होगा। तो आई होप आपको सॉल्युबिलिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट टर्म हमें देखना है डिसोल्यूशन क्या होता है। डिसोल्यूशन मतलब लाइक, डिसॉल्व लाइक। देखो पोलर और नॉन पोलर तो 11th में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, राइट। तो देखो लाइक, डिसॉल्व लाइक मतलब जो चीज जिस चीज में डिसॉल्व हो सकता है वही लाइक, डिसॉल्व लाइक होता है। ठीक है बच्चों, पोलर का टर्म इसमें आता है, नॉन पोलर का टर्म नहीं आता है डिसोल्यूशन में। ओके, ध्यान देना ये चीज, क्या डिसोल्यूशन में पोलर का टर्म आता है, पोलर। ठीक, तो देखो बच्चों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट में 2 पॉइंट लिखे हैं जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पूरे चैप्टर भर में याद रखना है, क्योंकि इससे एमसीक्यूज भी बन जाते हैं और क्वेश्चंस भी बहुत बने हैं। देखो अगर हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन में, राइट, अगर हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। मतलब टेम्परेचर जो हमारा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सॉल्युबिलिटी के। ठीक है बच्चों, हाँ। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, जब हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन में, तब ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग। मतलब एक्सोथर्मिक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के, और एंडोथर्मिक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के। ठीक है, इतनी बात अच्छे से ध्यान देना क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है, इसलिए मैंने नोट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है हमारा चैप्टर का सबसे पहला लॉ, हेनरीज लॉ। अब ये हेनरीज लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के, वो भी किसके, जो हमारे लिक्विड या सॉल्यूशन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, वो गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं,
P इज इक्वल्स टू KH इंटू काई, मतलब मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो KH यहाँ पे क्या है बच्चों, वेयर KH इज इक्वल्स टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो KH हमारा यहाँ पे क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। अब देखो समझने वाली बात क्या है इसमें, हेनरी लॉ तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो कि प्रेजेंट होता है किस पे, लिक्विड सरफेस या सॉल्यूशन सरफेस पे, ठीक। अब देखो समझना ये हम लोग को कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, मतलब जितनी भी हमारी ज्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी ही हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी ज्यादा होगी, ठीक है। फिर उसके बाद द वैल्यू ऑफ KH डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब देखो जो हमारी वैल्यू होती है KH की वो बहुत सारे गैसेस के लिए, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है। ये चीज ध्यान देना क्या, कि अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग KH की वैल्यू होती है, डिफरेंट होती है, एक ही नहीं होती है सारे गैसेस के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी हमारा KH का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी ज्यादा रहेगा, बट KH की वैल्यू अगर ज्यादा है तो यहाँ पे अगर हम लोग टेम्परेचर टर्म की बात करेंगे तो टेम्परेचर कम रहेगा, क्योंकि द वैल्यू ऑफ KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। अगर वैल्यू ऑफ KH डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है बच्चों। अब इसी के वजह से क्या होता है कि हमारे जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं ना वो ज्यादा कंफर्टेबल किस में होते हैं, कोल्ड वाटर में। क्यों, क्योंकि कोल्ड वाटर में ज्यादा क्या होता है, हमारा प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वहां O2 डिसॉल्व होता है। वार्म वाटर में क्या होता है, ज्यादा O2 नहीं डिसॉल्व होता है और प्रेशर भी कम होता है, इसीलिए एक्वेटिक स्पीसीज ज्यादा कंफर्टेबल किस में होता है, कोल्ड वाटर में रेदर देन वार्म वाटर, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है टर्म क्या, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस है हेनरी लॉ के, वो देख लेते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है बच्चों, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। तो देखो पहला एप्लीकेशन यही है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर के मैन्युफैक्चर में हमारा हेनरी लॉ काम देता है। कैसे, CO2 is passed at high pressure to increase its solubility। जब भी हम लोग CO2 को पास कराएंगे हाई प्रेशर पे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है बच्चों। अब दूसरा समझते हैं, to minimize the painful effect bends accompanying the decompression of deep sea divers। देखो बच्चों जो हमारे डीप सी डाइवर्स होते हैं ना वो जब नीचे जाते हैं सीज के, ठीक है, तो उन लोगों के जो गैस में, ब्रीथिंग गैस में क्या भरा होता है, हीलियम गैस। हीलियम गैस बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, तो इसीलिए O2 बहुत कम लेस सॉल्युबल होता है। इसी वजह से उन लोग के जो ब्रीथिंग गैस होता है उसमें हम लोग हीलियम गैस भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड में बस यही दिया है कि हम लोग पेनफुल इफेक्ट्स, बैंड्स को कम करने के लिए डीप सी डाइवर्स के लिए हम लोग O2 की जगह हीलियम गैस को यूज करते हैं एज अ ब्रीथिंग गैस, ठीक है बच्चों। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमसे, थर्ड एप्लीकेशन क्या है, at high altitudes the partial pressure of O2 is less than at the ground level. These leads to concentration of O2 in the blood of climbers which causes anoxia। अब देखो जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंट पे चढ़ते हैं, ठीक है, माउंट पे क्लाइंब करते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, वहां पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर जो O2 का होता है वो कम होता है ग्राउंड लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ग्राउंड लेवल से कम होता है पार्शियल प्रेशर हाई एल्टीट्यूड्स पे। इसी वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारा कंसंट्रेशन होता है O2 का हमारे ब्लड लेवल में, ठीक है, वो क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्लाइंबर्स को बहुत बार देखा गया है कि उन्हें एक बीमारी का सामना करना पड़ता है। क्या नाम रहता है, एनोक्सिया, ठीक है। ये जो थर्ड वाला एप्लीकेशन है ना बच्चों, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड्स में आया है 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना, मैंने समझा ही दिया। तो जिनको ना समझ में आया हो वीडियो बैक करो और समझो, ठीक है। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी हैं हेनरी लॉ के।
जैसे कि सॉल्यूट नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, सॉल्यूट ना ही डिसोसिएट होगा ना ही एसोसिएट होता है। ठीक, टेम्परेचर क्या होता है हमारा, कांस्टेंट रहता है, कब, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे। ठीक है, द टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। अब थर्ड क्या है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल डज नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से रिएक्ट नहीं करते, मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूट रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 लिमिटेशंस है हेनरी लॉ के। अब हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को बच्चों देखो वेपर प्रेशर समझना है, जो कि इम्पोर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि इसके आगे का चैप्टर सारा इसी पे निर्धारित है। ठीक है, तो चलो फटाफट समझ लेते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे एक क्लोज्ड कंटेनर ले रही हूँ, ये हमारा कुछ क्लोज्ड कंटेनर है जिसमें मैंने लिक्विड भरा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि लिक्विड के अंदर है। ठीक है, मान लो इसके सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स हैं। अब देखो बच्चों क्या होता है कि ये जो पार्टिकल है, मान लेते ये वाला जो पार्टिकल है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे चारों तरफ से इसके फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पार्टिकल जो हमारा है बैलेंस्ड है। क्या है, बैलेंस्ड। अब यहाँ पे देख लो, जो सरफेस पे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उन पे क्या हो रहा है, बस ये वाटर सरफेस से जो फोर्स लग रहा है बस वही लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस्ड। अब ये मॉलिक्यूल जो अनबैलेंस्ड है, ये अंदर वाले मॉलिक्यूल्स तो बैलेंस्ड है, इनको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनको चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है। बट जो सरफेस में मॉलिक्यूल है उनको बस वाटर की तरफ से प्रेशर लग रहा है, बाकी तो वो ऊपर साइड से क्या है, प्रेशर कुछ भी नहीं लग रहा। तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये खुद को बाहर निकालने का कोशिश करते हैं, बट ये क्लोज्ड सरफेस है तो इधर उधर सारे पार्टिकल्स लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कुछ प्रेशर बनता है हमारे किस पे, लिक्विड सरफेस पे। ठीक है, तो यही लिखा है कि इट इज द pressure exerted by vapor on the liquid surface is known as vapor pressure। अब वेपर प्रेशर होता क्या है, प्रेशर जो एक्सर्ट होता है हमारे वेपर से लिक्विड सरफेस पे। ठीक है, अब देखो अगर ये ना समझ में आया हो तो मैं एक सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, उसको फटाफट समझ लो। देखो ये हमारा कोई कंटेनर है जिसमें मैंने लिक्विड भर दिया। ठीक है, अब नीचे से मैं क्या करूंगी, हीट प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हम लोग इस कंटेनर पे हीट प्रोवाइड करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा, ये पानी बॉयल होगा। और एक तो ये क्लोज्ड कंटेनर है, इतना याद रखना वेपर प्रेशर में हमेशा क्लोज्ड कंटेनर का ही बात होता है। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो ध्यान देना क्लोज्ड कंटेनर में ही हमेशा वेपर प्रेशर की बात होगी। अब मैं इस जो कंटेनर में पानी भरा है उसमें हीट प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, अब गर्म होता है तो वाटर क्या करता है, वेपर जाता है ऊपर। ठीक है, अब इसका वेपर ऊपर गया, अब ये क्लोज्ड सरफेस है तो जब वेपर ऊपर जाएगा उसको बाहर निकलने का जगह ही नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा, वो दोबारा से रिपीट में इसी लिक्विड सरफेस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, प्रेशर लगाएगा, तो इसी को वेपर प्रेशर बोला गया। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस नोन एज वेपर प्रेशर। अब देखो जो मैंने ये दूसरा एग्जांपल समझाया, इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत इजी वे में समझा दिया। बाकी जगह बाकी टीचर्स यही वाला एग्जांपल लेके समझाते हैं जो पहले मैंने समझाया, जो कि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात हो जाती है। बट मैंने ये बहुत इजी एग्जांपल लेके समझाया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो चलो अब वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है ये देख लेते हैं। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड। देखो अब किस टेम्परेचर पे है ये तो डिपेंड करेगा ही ना वेपर प्रेशर पे, और नेचर ऑफ लिक्विड पे भी करेगा। देखो वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, अब चलो देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड, ये क्या, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम
of the container and amount of liquid। वेपर प्रेशर देखो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है और अमाउंट ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इतना ध्यान देना। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि वेपर प्रेशर किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, तो नॉर्मली लिख देना टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड। अब घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि किस पे डिपेंड नहीं करता है तो बता देना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और अमाउंट ऑफ लिक्विड पे कभी भी वेपर प्रेशर हमारा डिपेंड नहीं करता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग को अगला क्या पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राउल्ट्स लॉ, उसको समझ लो। देखो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, The Raoult's law states that for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction। तो देखो बच्चों Raoult's law क्या स्टेट करता है कि ऐसा कोई सॉल्यूशन जो कि वॉलेटाइल लिक्विड, अब सबसे पहले बच्चे पूछेंगे कि मैम वॉलेटाइल क्या होता है, तो देखो वॉलेटाइल बच्चा एक ऐसा कंपोनेंट बोलेंगे या ऐसा लिक्विड बोलेंगे जिसके पास उसका खुद का कुछ प्रेशर होता है, ऑलरेडी प्रेशर होता है, जिसको हम लोग पी नॉट से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बोला क्या है राउल्ट्स लॉ, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सारे कंपोनेंट का इन द सॉल्यूशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसी के मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो देखो फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, एग्जांपल लिया है, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू लिक्विड्स ए एंड बी, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज क्या होगा, देखो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, राइट, यही ने लिखा है कि पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। तो और करके अब जब हम लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा के, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बस यही लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na बाई Na प्लस Nb, जो कि क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, the proportionality constant is obtained by considering the pure liquid। तो जो हम लोग का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो कैसे आया, हम लोग कंसीडर करते हैं कि प्योर लिक्विड में है, तब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड के क्या हो जाएगा, हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा, मतलब प्योर लिक्विड के लिए यूज किए ना तो पी नॉट से डिनोट करते हैं हम लोग, पी नॉट ए हो जाएगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कैसे लिखा जाएगा, पीए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब यहाँ पे के की जगह हमने प्योर लिक्विड लिया था तो इसलिए पी नॉट ए हो जाएगा। अब वैसे ही अगर हम लोग कोई भी लिक्विड बी के लिए निकालना चाहेंगे तो पीबी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। तो देखो बच्चों अब लास्ट यही होता है कि टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकलता है, तो पी टी मतलब वेपर प्रेशर पूरा टोटल कैसे निकलेगा, इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी कर देंगे। तो फिर जो ये दो हमने निकाला है इसी को यहाँ पुट कर दो और फिर उसके बाद यही हमारा मेन होता है, बट अगर फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है, ये इक्वेशन आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो राउल्ट्स लॉ बस इतना ही है, बहुत इजी है, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। तो फटाफट से चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ये फटाफट समझ लेते हैं, ठीक है। Those solution in which solute BB and solvent AA interaction, ठीक है, जब भी हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर किसके हो जाते हैं, सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन के, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन जो होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस वो सेटिस्फाई करते हैं कुछ कंडीशंस को, जैसे कि देख लेते हैं यहाँ नीचे कि सॉल्यूशन मस्ट ओबे राउल्ट्स लॉ, मतलब सॉल्यूशन जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो जरूर करते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, H मिक्सिंग 0 हो जाता है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी इवॉल्व नहीं करता ना ही एब्सॉर्ब करता है, ठीक है।
और फिर आइडियल सॉल्यूशन में तीसरा क्या है कि वी मिक्सिंग भी 0 हो जाता है, ना ही कोई एक्सपेंशन होता है, ना ही कोई कंट्रैक्शन होता है, ना ही कोई मिक्सिंग हो पाता है इसमें। ठीक है, अब देखो आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, ध्यान से देख लो। बेंजीन, टोलुइन, एन-हेक्सेन, एन-हेप्टेन, फिर इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे किसके, आइडियल सॉल्यूशंस के। और ये ग्राफ बच्चों थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है, ये ग्राफ कभी कभी बनाने को आ जाता है पेपर में, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये ग्राफ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कैसे बनता है आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम लोग को समझना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। दो सॉल्यूशन विच शोज डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि जो भी सॉल्यूशंस डेविएशन शो करते हैं वो भी राउल्ट्स लॉ के थ्रू, उसी को हम लोग कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इन सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, आप एक पॉइंट ये भी जोड़ सकते हो कि H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, H मिक्सिंग 0 नहीं होता है, V मिक्सिंग भी 0 नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, इवॉल्व होगा एनर्जी, फिर मिक्सिंग भी इसमें होगा, कंट्रैक्शन भी होगा। ठीक, तो ये तीनों पॉइंट अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट देखते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो डेविएशन होते हैं, एक तो पॉजिटिव शो करता है, दूसरा नेगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव डेविएशन को समझ लेते हैं बच्चों। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इन सच अ केस, देखो इस केस में क्या होता है, द ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन। यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है वो बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, किससे, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से। ठीक है, एंड द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है ईच कंपोनेंट का, और जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो ग्रेटर देन किसके हो जाता है, राउल्ट्स लॉ के। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन का बच्चों, ये देख लो, वाटर मिथेनॉल, वाटर इथेनॉल, अल्कोहल क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे हो जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन के। ठीक है बच्चों, अब फटाफट चलते हैं, नेगेटिव डेविएशन भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अब हम लोग को समझना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब इस केस में क्या होता है, इन सच अ केस द ए बी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है, किससे, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से। फिर यहाँ पे क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट होता है और टोटल वेपर प्रेशर होता है वो लेसर देन हो जाता है प्रिडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ, मतलब वो लेसर देन हो जाता है राउल्ट्स लॉ। अब देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा वाटर नाइट्रिक एसिड, तीसरा क्या हो जाएगा, अल्कोहल अल्कोहल एसिटिक एसिड, ये हमारा तीसरा एग्जांपल हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे एग्जांपल किसके हो जाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो बच्चों देखो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे की बातें हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे, आगे के टॉपिक्स भी। अच्छा हाँ, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये वाली ग्राफ्स को भी आप ध्यान से देख लेना, नेगेटिव डेविएशन का भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इस ग्राफ को मैं बार बार बोल रही हूँ, और पॉजिटिव डेविएशन का भी, दोनों डेविएशन के ग्राफ्स को देख लेना और आइडियल सॉल्यूशन के भी ग्राफ्स को अच्छे से, तीनों ग्राफ्स को हम तो यही कहेंगे प्रैक्टिस अच्छे से कर लो क्योंकि पेपर में आता है। तो चलो देखो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, आगे की बातें आगे लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है या मेरी तारीफ ही करनी है तो कमेंट करो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।